आज हमने बच्चों पढ़ना है इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। किसी भी दो कंजक्टिव जो प्लेन्स हैं उनके दरमियान अगर हमने स्पेस फाइंड आउट करनी हो तो हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अच्छा, ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, ये हम सेम जो मिलर इंडिसेस की प्लेन्स होंगी ना उन्हीं के दरमियान में फाइंड आउट कर सकते हैं। हम डिफरेंट जो मिलर इंडिसेस की प्लेन्स हैं उनके दरमियान में फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी, अभी आपको एक एग्जांपल मैं इसकी और देता हूँ। एक जी प्लेन है और एक प्लेन जो है मैं और ड्रॉ करता हूं। अब ये दोनों जो प्लेन्स है ना बच्चों, ये सेम मिलर इंडिसेस की प्लेन्स कहलाएंगे। ये दोनों प्लेन्स जो हैं इनके मिलर इंडिसेस सेम होंगे। कैसे सेम होंगे? आप पहले नीचे वाली प्लेन को देखें, इसके पहले आप ए बी एंड सी फाइंड आउट करें। वो सब देखिए हाफ पे है, ए भी हाफ पे, बी भी हाफ पे और सी भी हाफ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने इनका रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल लेंगे तो मिलर इंडिसेस आ जाएंगे। अब इनको आप जो है वो क्लोजेस्ट जो इनकी फॉर्म बनती है इंटीग्रल इंटीग्रल फॉर्म, उसमें आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब क्या है कि आप इस पूरे को हाफ से डिवाइड कर सकते हैं तो तब भी ये इंटीग्रल फॉर्म ही बनेगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा वन 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 प्लेन। इसी तरीके से अब जो दूसरी प्लेन है बाहर वाली, उसके हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। इसके जो है ना देखिए, यहाँ पे भी वन पे, सी पे भी वन पे और ए पे भी वन पे, तो वन वन वन, तो ये प्लेन भी क्या है, वन 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 प्लेन है। तो दोनों प्लेन्स जो है वो उनके मिलर इंडिसेस सेम है। तो अगर ये टू 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 लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई डिफरेंट मिलर इंडिसेस वाली प्लेन है। इसको आप जब सिंपलीफाई करेंगे तो ये वही वन 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 प्लेन ही बनती है। अब हमने सेम जो मिलर इंडिसेस है ना उन प्लेन्स के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है जिनके मिलर इंडिसेस सेम होंगे। और हम डिस्टेंस उन्हीं के दरमियान का फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज दो डिफरेंट मिलर इंडिसेस वाले जो प्लेन्स हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस वो आपको पता है कहीं पर कम होगा कहीं पर ज्यादा होगा, उसको आप फाइंड आउट भी नहीं कर सकते। तो हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो होगी सिंपल क्यूबिक के लिए, क्यूबिक लेटिस के लिए होगी, किसी भी क्यूबिक लेटिस के लिए। अब जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है उसको हम रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं? उसका जो सिंबल है वो डी, और डी के साथ जो है वो हम सिंपल लिखते हैं एच के एल। ये एच के एल क्या है, ये आपको पता है इंडिसेस हैं प्लेन के। आपको पता है जब भी हम कोई प्लेन लिखते हैं तो पहला एच होता है, दूसरा के, एंड तीसरा जो है वो एल। जैसे इसकी एग्जांपल भी हमने देखी, वन 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 प्लेन। तो यहाँ पे ये एच के और एल की वैल्यू क्या है, वन 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 है। तो ये प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये किन प्लेन के दरमियान की स्पेसिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस लेना है। फिर इसमें हम एक प्लेन ड्रॉ करते हैं।
अब इस प्लेन की जो डायरेक्शन है वो कहाँ से होगी, वो नॉर्मल टू दैट प्लेन होगी। और आपको पता ही है कि हम प्लेन की डायरेक्शन हमेशा जो है वो नॉर्मल टू द प्लेन ही रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि जो एरिया की डायरेक्शन होती है वो एरिया या प्लेन की जो डायरेक्शन होती है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो इस तरीके से परपेंडिकुलर जिसका बनेगा वो थ्री डायमेंशनली, ये थ्री डायमेंशनली जो है उस तरीके से नॉर्मल इसका बनेगा। अब इसमें जो अल्फा एंगल है ना वो होगा एक्स एक्सिस से। पहले हम एक्सिस मार्क कर लें। लेट्स सपोज हमारा ये है वो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस एंड दिस वन इज और z एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर जो प्लेन जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है उसका जो हमारे पास इंडिसेस है, एक्स की वैल्यू है वो क्या होगी, एक्स एक्सिस पे जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वो a ओवर h होगी। आपको पता है कि ये रेसिप्रोकल हम लेते हैं ना, तो a ओवर h की फॉर्म में जो है ये आएगा। इसी तरीके से जो y पर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, b ओवर k। ये आप देखें कि पहली वैल्यू जो है वो x की या a एक्सिस की, दूसरी वैल्यू k जो है वो b एक्सिस की, और तीसरी वैल्यू जो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है प्लेन ये हमारे पास c ओवर l, ये इसका इंटरसेप्ट आएगा। तो अब अल्फा एंगल कौन सा है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल, ये हमारा जो नॉर्मल है, बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड दिस नॉर्मल। एक्स एक्सिस से जो इस नॉर्मल पर एंगल बन रहा है वो क्या है, एंगल अल्फा है। उसको मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर देता हूँ। एक्स एक्सिस से ये जो एंगल बन रहा है इस नॉर्मल पे, इसको हम एंगल अल्फा से डिनोट करते हैं। और जो वाई एक्सिस से इस नॉर्मल पर एंगल बन रहा है वो एंगल बीटा, और जो z एक्सिस से इस नॉर्मल पर एंगल बन रहा है वो क्या होगा, गैमा एंगल, उसको हम गैमा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब ये देख सकते हैं कि जो डी एच के एल है इसको हम लिख सकते हैं कि ये कॉस अल्फा जो है ना, एक्स कॉस अल्फा बन रहा है। क्योंकि अगर आप इसका जो है ना प्रोजेक्शन देखेंगे ना इस नॉर्मल पे, तो इस एक्स एक्सिस का जो प्रोजेक्शन है वो इस नॉर्मल पे वो क्या होगा, वो होगा एक्स कॉस अल्फा। या जो है ना आप वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन देख लें इस नॉर्मल पे, तो वो भी इसी के बराबर होगा। उसको हम लिख सकते हैं वाई कॉस बीटा। ये सारे इक्वल होंगे। या जो है वो आप z एक्सिस का प्रोजेक्शन देख सकते हैं नॉर्मल पे, वो क्या होगा, z cos गैमा। इन तीनों में से जो है आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अब हम जो है वो कोसाइन रिलेशन यूज करते हैं, या लॉ ऑफ कोसाइन जिसे हम कहते हैं। वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 के होता है। आपको साइन पढ़ा है छोटी क्लासेस में। अब आप यहां से कॉस अल्फा की वैल्यू निकालें। कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, पहले पहले आप इस रिलेशन को यूज करें, इस रिलेशन को यूज करें। ये पहले जो है वो हम इस रिलेशन को यूज करते हैं और यहां से हम कॉस अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, वो आ जाएगी डी ओवर एक्स। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है डी ओवर एक्स। और क्योंकि स्केयर है तो यहाँ पे इसका भी क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। प्लस अब इस रिलेशन से आप वैल्यू निकालें, ये वाला रिलेशन यूज करते हुए नेक्स्ट, डी इज इक्वल टू वाई कॉस बीटा। इस रिलेशन को यूज करते हुए जब आप वैल्यू निकालेंगे कॉस बीटा की, तो वो आ जाएगा डी ओवर। अच्छा, ये डी के साथ एच के एल जो है वो लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं नहीं लिख रहा। तो ये आपने अंडरस्टूड है कि इसके साथ एच के एल होगा। इसी तरीके से आप वैल्यू निकाल लेंगे डी ओवर जी,
यहाँ पे क्योंकि उनके स्क्वायर हैं तो ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ से आप देखें डी स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर ओवर जी स्क्वायर, आप इसमें से डी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। जब डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, अब क्योंकि एक दफा लिखना है मैं इसका लिख सकता हूँ एच के एल, ये हो जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 ओवर जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये पूरी चीज इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगी और आप उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो डी एच के एल जो है इंटरप्लेनर स्पेसिंग हमारे पास आ जाएगी 1 ओवर, आप देखें स्क्वायर रूट लेंगे 1 का तो 1 ही आ जाएगा, नीचे जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 ओवर जी स्क्वायर। तो आप लोग देख सकते हैं यहां से कि ये हमारे पास रिलेशन आ गया है इंटरप्लेनर स्पेसिंग का। तो अब यहां पर अगर आप x की वैल्यू पुट करते हैं जो कि वैल्यू क्या है a ओवर h, a ओवर h है, और y की वैल्यू क्या है b ओवर k, और z एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू क्या है c ओवर l। तो हमारे पास, चलिए मैं इधर उसी साइड पे कर देता हूं ताकि x इज इक्वल टू a ओवर h, y इज इक्वल टू b ओवर k एंड z इज इक्वल टू c ओवर l। अब हमारे पास जो है d की वैल्यू क्या आ जाएगी इंटरप्लेनर स्पेसिंग की, यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अब आप जो सिंपल क्यूबिक है ना, सिंपल क्यूबिक के लिए अगर रिजल्ट लिखेंगे ना, फॉर क्यूबिक स्ट्रक्चर, कोई भी क्यूबिक हो जाए, सिंपल क्यूबिक हो जाए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो जाए, क्योंकि सब क्यूबिक के लिए क्या है वो हमें पता है कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो मतलब इन सब की जगह पे आप ए पुट कर दें, बी की जगह पे भी ए पुट कर दें, तो हमारे पास जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है क्यूबिक के लिए उसका रिलेशन ये आ जाएगा। ये तो हमारे पास जनरल रिलेशन आ गया किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, लेकिन अभी हम सिर्फ क्यूबिक के लिए निकालने लगे हैं, वो हो जाएगा एच स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे भी ए पुट करना है, प्लस एल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा, आप स्क्वायर कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ऊपर आ जाएगा ए, ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन टर्म्स ऑफ लेटिस कांस्टेंट ए जो है वो आ गई है, और यहाँ पर आप जो है वो लास्ट में हम लिख लेते हैं क्योंकि ये फंक्शन किसका है एच के और एल का। तो आप इधर अगर 1 1 1 पुट करेंगे तो आप इंटरप्लेनर स्पेसिंग फाइंड आउट कर लेंगे बिटवीन 1 1 1 प्लेन्स। इसी तरीके से अगर आप 1 1 0 प्लेन्स के दरमियान इंटरप्लेनर स्पेसिंग फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 1 0 पुट कर देंगे तो आपके पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग आ जाएगी 1 1 0 प्लेन्स की। इसी तरीके से अगर आप 1 0 0 प्लेन के दरमियान फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एच के एल की वैल्यू 1 1 0 पुट कर दें तो ये आपके पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग आ जाएगी। तो यहीं तक थी जो हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हुई। अब हमने नेक्स्ट जो है ना वो फाइंड आउट करना है, चलिए इसकी मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास कोई प्लेन है, हमें कहा जाता है कि आप इंटरप्लेनर स्पेसिंग फाइंड आउट करें, एक प्लेन जो है वो 0 0 2 प्लेन है, इस तरह के जो कंसेक्टिव प्लेन्स हैं उनके दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डी हमारे पास 0 0 2 हो जाएगा, क्योंकि ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये पहली वैल्यू एच होती है, दूसरी के, और तीसरी वैल्यू को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए ओवर 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा, और 4 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो a/2 ये स्पेसिंग आ जाएगी बिटवीन टू कंसेक्टिव जो प्लेन्स है हमारे पास 0 0 2 वाली, उनके दरमियान में ये स्पेसिंग आ जाएगी। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन द डिफरेंट प्लेन्स, डिफरेंट इंडिसेस प्लेन। अच्छा, अगर सेम इंडिसेस प्लेन्स होंगी तो उनकी डायरेक्शन जो है वो आपको पता है कि परपेंडिकुलर है, तो दोनों जो डायरेक्शंस है वो भी पैरेलल होंगी, तो ये अंडरस्टूड है कि उनके दरमियान एंगल जो है वो 0 होगा, पैरेलल प्लेन्स होंगी। उसका तो हमें एंगल फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, 0 ही होगा। लेकिन अगर प्लेन्स जो है ना वो डिफरेंट इंडिसेस की हैं, तो फिर उनके दरमियान एंगल जो है, उनके नॉर्मल्स के दरमियान जो एंगल है वो डिफरेंट होगा। तो उसको जो है वो फाइंड आउट करने की जरूरत है। लेट्स सपोज हमारे पास जो है ना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लेन्स हमारे पास कौन सी हैं। एक है H1, K1, L1, और दूसरी जो प्लेन है H2, K2 एंड L2। ये दो प्लेन्स हैं, इनके दरमियान हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो उस एंगल को हम थीटा P से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या जो है वो आप इस मर्जी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये अब आपके पास आ जाएगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम यूज करते हुए ना, इनकी डायरेक्शंस के दरमियान। चलिए पहले इसको जो है ना वो मैं आपको लिख देता हूँ कि जैसे हम H1 प्लेन, K1, L1, डॉट जो है वो दूसरी प्लेन, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, H2, K2, L2। ये हमारे पास इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। असल में आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि H1 कोई I प्लस K1 J L1 और I J K यूनिट वेक्टर। तो इसका आप डॉट करवा लें, डॉट प्रोडक्ट दूसरी जो प्लेन है H2 I यूनिट वेक्टर अब ये डॉट क्या आ जाएगा, H1 के H1 H2 प्लस K डॉट के K1 K2 प्लस L1 L2। ये हमारे पास डॉट आ गया। ए डॉट भी क्या करते हैं, ए बी कॉस थीटा। तो दूसरा हम इनको लिख सकते हैं कॉस थीटा की फॉर्म में, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ जो प्लेन 1 है। अब मैग्नीट्यूड आप कैसे लिखते हैं, चलिए मैं लिख देता हूं ये वाला फार्मूला, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे इसको आप फॉर द टाइम बीइंग कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास जो है वो कोई वेक्टर ए है और ये जो है वो वेक्टर बी है। अब इनका डॉट हमने फाइंड आउट कर लिया, डॉट इनका क्या आ रहा है ये, तो ये डॉट की वैल्यू मैं इधर पुट कर देता हूँ जो हमने फाइंड आउट किया है, H1 H2 K1 K2 प्लस
L1 L2 इज इक्वल टू, अब इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इस वेक्टर की अगर आप मैग्नीट्यूड निकालें, इस वेक्टर को देखें ना, मैंने इस फॉर्म में लिख दिया ना, इसकी अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, आपको पता है, स्क्वायर रूट ऑफ h1 का स्क्वायर प्लस h2 का, सॉरी k2 का स्क्वायर, k1 का स्क्वायर प्लस जो है वो L1 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ गई पहले वेक्टर की। इसी तरीके से जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है b की, वो आ जाएगी h2 का स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर इनटू क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा। तो यहां से आप कॉस थीटा निकाल सकते हैं, तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, वो ये सारी चीजें अंदर आके डिवाइड हो जाएंगी, तो h1 h2 प्लस k1 अब यहां से आप कॉस इनवर्स कर लेंगे तो आपको पता है कि ये आप फाइंड आउट कर लेंगे एंगल। अच्छा, इसमें आप लोगों ने जो मैंने एक चीज यहाँ पे लिखी थी, एक रिलेशन लिखा था कि d जो है ये हमारे पास बराबर हो जाएगा x cos अल्फा, मतलब प्रोजेक्शन जो है वो x का नॉर्मल पे वो आ जाएगा x cos अल्फा। तो आप इसको जो है अगर यूं लिखना चाहें, आपको पता है प्रोजेक्शन क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ही होता है ना, डॉट प्रोडक्ट, मतलब इसको आप लिख सकते हैं x वेक्टर डॉट n जो है वो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इसलिए लिया है क्योंकि इसकी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 होती है। ये यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब इस डॉट के साइन को अगर आप रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा x की मैग्नीट्यूड, n की मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं तो लिख देता हूँ x इंटू, अब ये वेक्टर नहीं रहेगा, वेक्टर की मैग्नीट्यूड आएगी n की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ, अगर इन दोनों के दरमियान अगर अल्फा है तो कॉस ऑफ अल्फा आ जाएगा ये, और तो ये वही चीज जो है ऊपर वाली बन गई है। इसका मतलब आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अब आपको पता है कि x की वैल्यू जो है वो इस इंटरसेप्ट पे क्या थी, आप इसको उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x जो है वो इन टर्म्स ऑफ a ओवर x जो इंटरसेप्ट था हमारे पास, इसी तरीके से मैंने आपको डिफाइन किया था कि जो y है वो था b ओवर, और z वेक्टर था हमारे पास, z इंटरसेप्ट c ओवर l। तो यहां पर अगर आप वैल्यू पुट करें तो आप इसको लिख सकते हैं d वेक्टर को, d इज इक्वल टू a ओवर h डॉट n यूनिट वेक्टर, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं d इज इक्वल टू, यहाँ पे आप y डॉट n यूनिट वेक्टर भी कर सकते हैं क्योंकि y cos अल्फा भी हमारे पास d के इक्वल था, तो ये आ जाएगा b ओवर k डॉट n यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से आप d को लिख सकते हैं c वेक्टर ओवर l डॉट n यूनिट वेक्टर। तो इधर से आपके पास क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू x cos अल्फा, ये वहां से था, यहां से आपके पास क्या था, d इज इक्वल टू y cos बीटा, और d इज इक्वल टू z cos गामा।